हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बैंकिंग जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपके सामने जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपको नैनीताल बैंक का ऑफिशियल साइट आपको दिख रहा है, देखने को मिलेगा ये। इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो होने वाला है ये एक ऑथेंटिक है, यानी कि मैंने जो सोर्स लिया है वो एक ऑथेंटिक सोर्स का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, उसका रेफरेंस ले रही हूँ मैं यहाँ पे। कोई भी थर्ड पार्टी साइट का यूज़ नहीं किया है मैंने, ना ही इसके अंदर मैंने अपने खुद से बनाए हुए कोई पोस्ट डाले हैं, ना ही मैंने इसमें खुद से अपनी मनगढ़ंत चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। जो जैसा है मैं वैसे ही आपको यहाँ पे प्रेज़ेंट करने वाली हूँ। आप चाहें तो आप खुद से इस साइट को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे आप जैसे ही नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट 2025 आप गूगल पे डालते हो तो आपके पास ये नैनीताल बैंक का साइट खुल कर के आ जाता है। और इसी में हम थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो आपको करंट ओपनिंग में ये आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले तो नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन ग्रेड स्केल 1 एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन ग्रेड और स्केल 2 ऑफ द बैंक है। और इसी के नीचे आपको, अगर आप इसे टैप करते हो तो ये आपका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके नीचे क्लिक हेयर फॉर द डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे आप टैप करते हो तो आपका ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है वो डिटेल में ओपन होकर के आ जाता है। ये लोड हो रहा है 1 मिनट। हुँ। ये हमारा पूरा का पूरा एडवर्टाइज़मेंट है कि कितनी पोस्ट है, क्या पोस्ट रहने वाली है, क्या एज लिमिट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या है और बाकी सारी चीज़ें। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। कितनी पोस्ट है, क्या वैकेंसीज़ है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली है, सैलरी क्या है, यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न और आखिर में एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। राइट? तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो या फिर तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो नैनीताल बैंक है ना, ये नॉर्थ इंडिया के लोगों को पता है, लेकिन उनके अलावा कोई और स्टेट है जैसे कि साउथ इंडिया की बात कर लें हम, ईस्ट की बात कर लें हम, तो वहाँ पे ये थोड़े से लोग इन इस बैंक के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। तो बेसिकली नैनीताल बैंक लिमिटेड जो है ये एक रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आपको इनिशियली यहाँ पे ये पूरा इंट्रोडक्शन देकर के रखा हुआ है कि ये बैंक क्या है और क्या नहीं है। 1 मिनट मैं इसे पूरे अच्छे से डाउनलोड कर लूँ सो दैट मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये हमारा पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइज़मेंट है, यानी कि आप इसे साइट से जाकर के खुद भी आप इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, राइट? तो ये हमारा पूरा का पूरा पीडीएफ है, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए, जिसे हम क्लर्क भी कहते हैं। पहले हम इसे क्लर्क कहते थे, अब हम इसे सीएसए कहते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन ग्रेड और स्केल 1 एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन ग्रेड और स्केल 2 ऑफ द बैंक। तो कुछ भी आगे जाने से पहले, यानी कि क्या डेट्स होने वाली हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ये सब जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि नैनीताल बैंक है क्या? कैसे ये ऑपरेट करती है, आखिर है क्या? राइट? बेसिकली नॉर्थ इंडिया वाले जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को उतना आइडिया नहीं है इस बैंक के बारे में। तो नैनीताल बैंक लिमिटेड जो है ये एक रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसने हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 रिलीज़ किया है फॉर क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट। टोटल पोस्ट यहाँ पे जो है वो आपकी 185 है। के अंदर 185 पोस्ट की आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। यानी कि मिल रही है। अब इस बैंक के बारे में क्या है, तो नैनीताल बैंक लिमिटेड इज़ अ सेंचुरी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1922 बाय भारत रत्न लेट पंडित गोविंद बल्लभ पंत एंड फ्यू अदर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ नैनीताल, यानी कि नैनीताल में ही जो कुछ पुराने प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं, पर्सनालिटीज रहे हैं, उन्होंने वो इकट्ठे होकर के इस बैंक को की फाउंडेशन उन्होंने रखी थी। और इसी के बाद ये पूरी डिटेल्स बताई गई है और बेसिकली इसमें जानने वाली एक और बात क्या है दैट ये जो है ये एसोसिएट है किसका, सॉरी सब्सिडियरी है बैंक ऑफ बड़ौदा का। यानी कि कहीं न कहीं आपको इसका लिंकेज देखने को मिलेगा। लिंकेज कैसे है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का इसके अंदर 98.5% स्टेक नैनीताल बैंक में है और अकॉर्डिंग टू आरबीआई सारी जितनी भी जो मैनेजमेंट है या फिर तो किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो बैंक ऑफ बड़ौदा ही कंट्रोल करती है इसकी। और कौन-कौन से स्टेट्स में है ये, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, यानी कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में ही आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके काफ़ी सारे ब्रांचेज़ हैं और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये तो सारी हमारी
ओवरव्यू हो गया कि हमारा ये जो नैनीताल बैंक है, इसके बारे में क्या है क्या? किस तरीके की बैंक है ये और कौन इसे ऑपरेट करता है और कहाँ-कहाँ पे है? ये आप देख सकते हो कि प्रेज़ेंटली इन इस बैंक के 3 रीजनल ऑफिसेज़ हैं, हल्द्वानी, देहरादून और नोएडा में हैं और कितनी 176 ब्रांचेज़ है अक्रॉस 5 स्टेट्स। मैंने बताया ना नॉर्थ इंडिया में ही ये ऑपरेट होती है। नॉर्थ इंडिया के लोग जानते होंगे इस बैंक के बारे में, लेकिन बाकी लोग को नहीं पता होगी इस बैंक के बारे में। दूसरी बात इसमें ये है कि इसका जो हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस इसका नैनीताल में है और ये सारे स्टेट्स के इसके अंदर नाम दिए हुए हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी मेंशन कर दिया था। नीचे आते हैं जो हमारा मेन ये पूरा वीडियो का जो हमारा कोर है, क्यों ये वीडियो बनाई गई है, तो उसके ऊपर आते हैं हम। बेसिकली 185 पोस्ट की वैकेंसी के लिए इस एडवर्टाइज़मेंट को रिलीज़ किया गया है और इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कौन-कौन सी पोस्ट है, क्या-क्या वैकेंसीज़ है, एज क्राइटेरिया क्या-क्या है। यहाँ से आपका जो एक्चुअल वीडियो है वो शुरू हो रहा है, यहाँ से आपकी जानने वाली बात है। इससे पहले तो हमने ओवरव्यू की बात की, क्या है बेसिकली, क्यों है, ये सारी चीज़ें, राइट? तो डिटेल्स में हम आ रहे हैं, क्या पोस्ट यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम दिया हुआ है, कितनी वैकेंसीज़ है वो यहाँ पे दी हुई है और ये ऐज वाला है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आप इसके अंदर फ़ॉल करते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो फिर किसी और की तैयारी आप कर सकते हो। पहला है हमारे पास कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि सीएसए, जिसे हम क्लर्क भी कहते हैं। सिंपल सिम्प्लीफाइड वर्ड में पहले हम इसे क्लर्क वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पे इसे क्लर्क के नाम से ही जानते हैं। तो 71 वैकेंसीज़ हैं इसमें और अगर आप 21 साल मिनिमम और 32 इयर्स के अंदर 21 से ज़्यादा और 32 से कम की एज में आप फ़ॉल करते हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पीओ ग्रेड स्केल 1 की बात हो रही है, 40 पोस्ट है यहाँ पे, 21 मिनिमम एज है, 32 साल। अधिकतर पोस्ट में आपको इसमें 21 साल से लेकर के 32 साल का आपको जो लिमिट है वो आपको देखने को मिलता है टिल स्केल 1। जहाँ पे भी आप बात कर रहे हो स्केल 1 की, बी इट रिस्क ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर या फिर तो एचआर ऑफिसर की मैं बात कर रही हूँ। जितने भी स्केल 1 के लेवल के पोस्ट हैं, उन सब के लिए आपकी जो एज लिमिट होगी, 21 से शुरू होकर के 32 साल की होगी। अगर हम स्केल 2 के ऊपर आ जाएँ, स्केल 2 पे यानी कि मैनेजर, इन्फॉर्मेशन आईटी मैनेजर की बात कर लें, रिस्क मैनेजर की बात कर लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लें, लॉ वाले जो मैनेजर होते हैं उनकी बात कर लें या फिर तो हम सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर लें। ये हमारा थोड़ा ज़्यादा है दैट 45 इज़ द लिमिट यहाँ पे है और बाकी इन सारे पोस्ट के लिए आप इनका लिमिट देख सकते हो। जैसे कि हमारे पास आईटी मैनेजर के लिए 25 से शुरू होकर के 35 आपका एज लिमिट है। फिर रिस्क मैनेजर के लिए 25 से लेकर के 35 तक का है। ये पूरा एज लिमिट है। आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। अगर आप इसके अंदर फ़ॉल कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ, आपकी एज इन इस लिमिट के अंदर आ रही है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं उसके बाद हम आते हैं ये जो हमारा पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है और ये हमारा बोल्ड में दिया हुआ है। रीज़न बीइंग कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो है क्या ये? कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट एंड कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स। जो कैंडिडेट है वो सीएसए या सीएसए जिसे हम क्लर्क कहते हैं उसको और साथ में ऑफिसर की पोस्ट में दोनों में ही वो अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट। लेकिन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर्स कैडर। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑफिसर्स कैडर की, तो वहां पे जो कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। यानी कि आप या तो पीओ या तो एसओ, या तो आप स्केल 1 में आप अप्लाई करोगे या तो आप स्केल 2 में अप्लाई कर सकते हो। दोनों में आप साइमल्टेनियसली आप अप्लाई नहीं करोगे। आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो और पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्केल 1 और स्केल 2 दोनों में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट? कैंडिडेट्स हैव टू सेपरेटली अप्लाई एंड पे एप्लीकेशन फीस। अलग-अलग पोस्ट के लिए आपको अलग-अलग पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने सीएसए के लिए अप्लाई किया हुआ है और साथ में आपने पीओ के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो सीएसए की फी आपको अलग अलग देनी पड़ेगी और पीओ की फी आपको अलग देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये डिसाइड करेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो, राइट? एज एज तो एक मेजर फैक्टर होता है और दूसरा हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है। और एक और चीज़ हम ध्यान देंगे यहाँ पे, जो पीओ और एसओ है यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे जिन लोगों के पास एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है। ओके। अगर हम सीएसए की बात करते हैं, क्लर्क की बात करते हैं, तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड, या तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो पीजी आपने किया हुआ है। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन या फिर तो पीजी एग्जामिनेशन में, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी
किसी भी स्ट्रीम से या और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, राइट? और साथ में और क्या होना चाहिए? कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल्स है और साथ में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं पीओ के ऊपर। स्केल 1 प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ। अगर किसी भी कैंडिडेट आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर तो पीजी आपने किया हुआ है, मिनिमम 50% मार्क्स आपने ग्रेजुएशन और पीजी में आप लेकर के आए हो किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप पीयू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केल 1 के रिस्क ऑफिसर की। तो रिस्क ऑफिसर के लिए है फुल टाइम रेगुलर डिग्री ऑफ एमबीए, फाइनेंस में आपने एमबीए किया हुआ है, मैथमेटिक्स में आपने मास्टर्स डिग्री ली हुई है या फिर तो स्टैट्स में आपने मास्टर्स डिग्री ली हुई है या फिर तो इकोनोमेट्रिक्स में आपने मास्टर्स डिग्री ली हुई है और कितने 60% मार्क्स आप सिक्योर किए हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर तो एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें एक और चीज़ है कि वैसे कैंडिडेट्स जिनके पास सर्टिफिकेशन इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज है, किससे? आईआईबीएफ इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, ये इस जगह से या फिर तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, सीएफए है, उन लोगों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी। तो ये हमारी पूरी बात थी और साथ में इसमें अभी तक जो हमने बात करी है, बी इट आपका सीएसए हो गया या फिर तो पीओ हो गया या फिर तो स्केल 1 के रिस्क ऑफिसर हो गया, इनमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फोर्थ वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल 1। इसमें आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए आईसीएआई के। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑफिसर की बात हो रही है स्केल 1। इसमें आपके पास 4 ईयर की इंजीनियरिंग या फिर तो टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और नीचे कुछ और डिग्री दी हुई है कि इसी में अगर आपने पीजी किया हुआ है या फिर तो आप ग्रेजुएट हैविंग पास डीओई एडबलसी बी लेवल के हो और साथ में ये जो आपने किया हुआ है इसमें आपके 60% मार्क्स बन रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट वी हैव 6th नंबर पे लॉ ऑफिसर ग्रेड ए यानी कि स्केल 1 की बात हो रही है। स्केल 1 में लॉ ऑफिसर की बात हो रही है। अगर आपने एलएलबी किया हुआ है और आपने मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर किए हुए अपने ग्रेजुएशन में या फिर तो पीजी में और साथ में आप एनरोल्ड हो एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे और नहीं है। 7th वी हैव क्रेडिट ऑफिसर स्केल 1 के क्रेडिट ऑफिसर। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और साथ में यहाँ पे एंड दिया हुआ है और साथ में फुल टाइम रेगुलर आपने एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम ये सारी चीज़ें की हुई है। किसमें? स्पेशलाइज़ेशन आपकी होनी चाहिए फाइनेंस में और मिनिमम आपने 60% सिक्योर किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट? नेक्स्ट वी हैव 8th वन इज़ एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। अगेन स्केल 1 की बात हो रही है, 4 साल की आपकी डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरिनरी साइंस में, डेयरी साइंस में, फिशरी साइंस में, पिस्सीकल्चर में, एग्री मार्केटिंग में या फिर तो कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री ये सारी चीज़ों में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके पास 4 साल की डिग्री है और साथ में मिनिमम आपने अपनी ग्रेजुएशन में 50% सिक्योर किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 9th वी हैव पर्सनल यानी कि एचआर ऑफिसर अगेन इट फॉल्स इन स्केल 1। इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है और साथ में एंड 2 ईयर फुल टाइम अगर आपने रेगुलर से आपने पीजी किया हुआ है, पीजी डिग्री लिया हुआ है या फिर तो 2 साल का आपने फुल टाइम पीजी डिप्लोमा किया हुआ है इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क या फिर तो लेबर लॉ। इनमें से आपने एक तो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और दूसरा आपने फुल टाइम पीजी किया हुआ है या फिर तो फुल टाइम पीजी डिप्लोमा किया हुआ है इन सारी चीज़ों में से, तो और साथ में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन एंड पीजी दोनों में ही। तो आप इसमें एचआर ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो और कोई भी आपका इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट वी हैव मैनेजर, ये हमारा स्केल 2 आ गया यहाँ पे। अ, दिस इज़ आईटी मैनेजर की बात हो रही है और आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आपने 4 साल इंजीनियरिंग की हुई है, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इसी में आपने अगर पीजी
पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, पीजी किया हुआ है और साथ में आपने मिनिमम 60% मार्क्स आप दोनों में यानी कि ग्रेजुएशन और पीजी दोनों में ही आपने 60% सिक्योर किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। साथ में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, तो 2 साल आपने एज़ एन आईटी ऑफिसर इन बैंक या फिर तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने ऐसा सर्व किया हुआ है, तो आप इस आईटी मैनेजर के लिए एलिजिबल होते हो। और प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें नीचे प्रेफ़रेंस दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th 11th वी हैव रिस्क मैनेजर। ये अगेन ये स्केल 2 की बात हो रही है। इसमें आपके पास डिग्री चाहिए फुल टाइम या फिर तो आपने रेगुलर डिग्री किया हुआ है एमबीए का फाइनेंस में या फिर तो आपने मास्टर्स डिग्री किया है मैथमेटिक्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स और आपने मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और प्रेफ़रेंस दिया जाएगा अगेन जो ऊपर हमने पढ़ा था रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज़ फ्रॉम आईआईबीएफ, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट वगैरह से। अगर आप उनके पास सर्टिफ़िकेशन है तो आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा और साथ में कैंडिडेट के पास 50% मिनिमम आपके ग्रेजुएशन एंड पीजी में आपने सिक्योर किए हुए हो। इसी के साथ अच्छा एक और चीज़ मैंने ऊपर बताया था कि स्केल 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको एक एडिशनल आपको चाहिए होगा एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। आपके पास एक तो डिग्री होनी चाहिए और दूसरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस में क्या है कि मिनिमम आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ वर्किंग इन यूनिट्स ऑफ या तो आप किसी बैंक में आपने काम किया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया हुआ है, एनबीएफसी में काम किया हुआ है, आउट ऑफ विच मिनिमम आउट ऑफ विच मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट रिस्क और इनमें से आपका 1 साल आपने रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम किया होगा विद ऑपरेशनल क्रेडिट रिस्क, कॉर्पोरेट रिस्क, मार्केट रिस्क ये सारी चीज़ें। और नीचे ये दी हुई है यानी कि जैब कैब वालों को प्रेफ़रेंस मिलेगी। 12th वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए मैनेजर की बात हो रही है यहाँ पे अगेन ये स्केल 2 की बात हो रही है। एक तो पहला आपके पास क्वालिफाइड आप सीए होने चाहिए फ्रॉम आईसीएआई और प्रेफ़रेंस मिलेगा आपको सर्टिफ़िकेशन इन जैब और कैब और मिनिमम साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन क्वालीफाई करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज़ अ वर्किंग एज़ सीए इन द यूनिट्स ऑफ बैंक में या फिर तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में या फिर तो रेप्यूटेड ऑडिट फर्म्स में, पब्लिक या फिर तो प्राइवेट कहीं पे भी आपने एज़ अ सीए काम किया हुआ है, 2 साल मिनिमम तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। 13th वी हैव लॉ मैनेजर, स्केल 2 में लॉ मैनेजर और इसके लिए पहले तो ऊपर जो हमने देखा स्केल 1 में जो डिग्री चाहिए होगी, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो तो है ही, यानी कि एलएलबी में आपने डिग्री ली हुई है और साथ में आप एनरोल्ड हो एज़ एन एडवोकेट विद बार काउंसिल और दूसरा कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री विल बी गिवन प्रेफ़रेंस अगर आपके पास मास्टर्स की भी डिग्री है तो आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी और साथ ही में क्या आपके पास ग्रेजुएशन और पीजी में आपके 50% मार्क्स मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दैट इज़ 2 साल आपने एज़ एन ऑफिसर काम किया हुआ है किसी भी बैंक या फिर तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर तो मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का है एज़ अ प्रैक्टिसिंग एज़ एन एडवोकेट आपने किसी भी इंडिपेंडेंटली या फिर तो लॉ फर्म में एक अच्छे फर्म में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आपने काम किया है और उस 3 साल में से 1 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज़ लॉ ऑफिसर इन किसी भी बैंक में या फिर तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने एज़ अ लॉ ऑफिसर ऑफिसर काम किया है। लास्ट हमारे पास 14th पोस्ट है दिस इज़ हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ये भी हमारा स्केल 2 का पोस्ट है। इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया हुआ है और मिनिमम आपके 50% एग्रीगेट बन रहे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। साथ में कंडीशन है कि आपने मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा एज़ एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन इन आर्मी एंड सब्सिक्वेंट ऑफ अदर फोर्सेस या फिर तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास एज़ एन ऑफिसर होना चाहिए इन पैरामिलिट्री नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमांडेंट, राइट? इनमें से अगर आप अब देख लो, अगर आपको कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लग रहा है कि आप इसमें फिट बैठ रहे हो और साथ में आपकी एज लिमिट जो एज लिमिट है उसके अंदर आप फॉल कर रहे हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो क्योंकि एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर तो इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन यानी कि जिसे हम सैलरी भी कहते हैं।
अगर हम सीएसए की बात करते हैं, बेसिकली हमारे पास 3 ही पोस्ट थे ना, 3 पोस्ट थे। पहला हमारा सीएसए दैट इज़ क्लर्क, सेकंड हमारा ग्रेड 1 यानी कि स्केल 1 के ऑफिसर्स की बात हुई थी और थर्ड हमारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि स्केल 2 के मैनेजर्स की बात हुई है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बेसिकली 64,480, यहाँ पे 85,920 और यहाँ पे 93,960। ये हमारा पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद उसके बाद है इंडेमनिटी पीरियड। ये अगेन ये एक इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसके अंदर बोला गया है दैट किसी भी कैंडिडेट जिसको सेलेक्ट कर लेंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर, वो उनको बॉन्ड पीरियड में सर्व करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर सी एज़ अ सीएस से आप अपॉइंट होते हो, तो आपको मिनिमम 2 साल यहाँ पे तो काम करना ही पड़ेगा। और अगर 2 साल से पहले कैंडिडेट ने रिज़ाइन कर दिया या फिर तो वो छोड़ के जाना चाहता है बैंक, तो वहाँ पे आपको ये जो अमाउंट है ना बॉन्ड अमाउंट वो आपको पे करना पड़ेगा यानी कि 1.5 लैक्स आपको पे करने पड़ेंगे और स्केल 1 या और स्केल 1 और स्केल 2 वालों के लिए भी सेम ही है। 2 साल आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, बस अमाउंट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है क्योंकि आपकी पोस्ट जो होती है वो भी बड़ी होती है क्लर्क से काफ़ी ऊपर होता है स्केल 1 एंड 2 का जो पोस्ट होता है वो। तो बॉन्ड पीरियड आपको 2 साल आपको सर्व करना पड़ेगा। अगर आप सर्व नहीं करते हो, आप रिज़ाइन देना चाहते हो या फिर तो आप छोड़ के जाना चाहते हो सर्विस को, तो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए 2 गुना आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन में आपको बोला गया है दैट कैंडिडेट का करंटली वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आप दोगे इसके अंदर यानी कि पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया जिसके अंदर आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमें जो जानना है हाउ टू अप्लाई में आप हाउ टू अप्लाई में ये पूरा का पूरा प्रोसीजर दे करके रखा हुआ है। आप साइट पे जाते हो, आपको यहाँ से लिंक मिल जाता है, आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, फी पे करते हो, डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो और अपलोड करते हो एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, राइट? यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, यानी कि डेट जानना कि आपका क्या डेट है। कैंडिडेट्स कब से शुरू कर सकते हैं? 12 दिसंबर से 12th ऑफ दिसंबर 2025 से आपका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है ये दिस इज़ योर लास्ट डेट। लास्ट डेट टू अप्लाई है हमारा 1st ऑफ जनवरी 2026। आपके पास आपके हाथ में कितने दिन बचते हैं? 18 दिन हमारे हाथ में बचते हैं, 18-19 दिन बचते हैं हमारे हाथ में टू अप्लाई और दूसरा और कोई मोड नहीं है एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का यानी कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपको बोलता है कि लाइए हम आपका फॉर्म फिल कर देते हैं, ऑफलाइन मोड से हो जाएगा या कोई भी, तो उस कचरे में मत पड़ना। आई वुड से कि आप साइट से आप डायरेक्टली खुद से ही आप फॉर्म फिल कर लो, राइट? उसके बाद ये कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपके जो आप जो फ़ोटोज़ को स्कैन करोगे, वो किस साइज़ का होगा, क्या डायमेंशन होंगे, उसके सिग्नेचर आप कैसे आप करोगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन क्या होगा, फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन किस तरीके के होंगे, क्या-क्या आप करोगे। उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है वो है ये एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना पे करना है। इसके जो चार्जेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं सिंस प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट बैंक है और साथ में क्या है, ये जो हमारा एप्लीकेशन फ़ी होगा, ये हमारा नॉन रिफंडेबल होगा, आपको ये वापस नहीं किया जाएगा। और कब से कब तक आप कर सकते हो? 12 दिसंबर जब से आपने अपनी एप्लीकेशन शुरू करी है, तब से लेकर के यानी कि 12 दिसंबर 2025 से लेकर के 1 जनवरी 2026 तक के लिए है। फ़ी क्या है? तो सीएसए या फिर तो क्लर्क वालों के लिए ₹1000 है, ₹1000 है इंक्लूडिंग जीएसटी। और स्केल 1 और स्केल 2 वालों के लिए ₹1500 है, ₹1500 है इंक्लूडिंग जीएसटी। उसके अलावा है आप ये पेमेंट आप कैसे कर सकते हो? आप सिर्फ़ उसे ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट है ये पूरा एप्लीकेशन किस तरीके से आप करोगे, फ़ी पेमेंट आप कैसे करोगे और हमें क्या जानना है? ये नीचे हमारे चॉइस ऑफ सेंटर दिए गए हैं, यानी कि आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होंगे वो कहाँ-कहाँ पे होंगे, ये हमारा पूरा नेम ऑफ सेंटर है। यहाँ पे हुँ, ये हमारा पूरा का पूरा आप सेंटर आप एक बार देख सकते हो हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अम्बाला और कानपुर। ये हमारी पूरी लिस्ट है और उसके अलावा है उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हमारा जो टेस्ट डिटेल्स क्या रहने वाले हैं। आपका जो पेपर होगा, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसमें जो आप पेपर देने के लिए जाओगे, जो भी आपके लेवल होंगे, जो भी आपके स्टेजेस होंगे, उसमें आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं सीएसए के बारे में, सीएसए फिर जनरलिस्ट ऑफिसर, इन दोनों के लिए आपका ये पूरा नीचे दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा जो हमारा है, ये सीएसए वालों के लिए है और जनरलिस्ट ऑफिसर यानी कि जो हमने पीओ स्केल 1 की बात की थी अभी हमने ऊपर, उनके लिए है ये। कितने वर्ज़न जो है वो सिर्फ़ इंग्लिश में रहेगा, यानी कि आप
तो कोई मीडियम चूज़ करने के लिए नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, ओनली इंग्लिश इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। रीज़निंग है आपके पास, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है जिसके अंदर आपको सिर्फ़ बैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। रीज़निंग की बात करें तो आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम 40 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन्स करने हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 35 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन्स करने हैं और ये 40 मार्क्स के होंगे। 20 मिनट में आपको जनरल अवेयरनेस करने हैं, 40 क्वेश्चन्स आपको करने हैं, 40 मार्क्स के होंगे ये। फिर 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन्स करने हैं 40 मार्क्स के कंप्यूटर नॉलेज के और 35 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन्स करने हैं 40 मार्क्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सारे हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आपके 200 होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और टोटल आपको 145 मिनट मिलेगा यानी कि 2 घंटे 25 मिनट्स। 2 ऑवर 25 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, ये सेम है, सेम प्रोसीजर रहेगा इनका भी। एक बार हम वापस से देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं टोटल रीज़निंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके अंदर अगेन बैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं और अगेन ओनली इंग्लिश अवेलेबल है इसके अंदर। 35 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन्स करने हैं 40 मार्क्स के रीज़निंग, 35 मिनट में आपको करने हैं 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन्स इंग्लिश के 20 मिनट में आपको जनरल अवेयरनेस करने हैं 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। 20 मिनट में आपको प्रोफेशनल नॉलेज 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के और 35 मिनट आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। इसके अंदर डिफरेंस क्या है? एक ये जो हमने ऊपर देखा ना स्केल 1 और सीएसई यहाँ पे आपको दिखेगा ये कंप्यूटर नॉलेज है और यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज है। यही फ़र्क है बस। ओके। पेनल्टी कोई भी नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो हाँ है। यहाँ पे आपको येस दिख रहा है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर यानी कि 1/4 आपके मार्क्स कटेंगे इसके अंदर। और नंबर ऑफ आंसर चॉइस और कितने ऑप्शंस होंगे आपके हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं? तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है ये और ये जो रजिस्ट्रेशन है जो आपका एप्लीकेशन होगा, ये कब खत्म होगा? 1 दिसंबर 2026 तक ये आपका चलने वाला है और टेंटेटिव यानी कि एक्सपेक्टेड डेट जो है आपका एग्जामिनेशन का कब है? 18 जनवरी 2026 1 तारीख को आपका एप्लीकेशन खत्म होगा, क्लोज़ होगा और 18 को आपका पेपर ले लिया जाएगा, राइट? ये पूरा का पूरा हमारा नैनीताल बैंक ने अभी जो रिसेंटली 185 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज़ की है, वो हमने पूरा डिस्कस करा है। बेसिकली क्या है और क्या नहीं है, किस तरीके से पेपर होगा, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या है, एज लिमिट क्या है, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो फ्रेंड्स ये था नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट 2025 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लर्क, पीओ या फिर तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। बाय, सी यू सून।